नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। रात के 10 बज चुके हैं और अब समय है दमदार 10 का। दमदार 10 में 10 न्यूज एलिमेंट होते हैं। उसमें सबसे पहला सेगमेंट है नेशन इन्वेस्टिगेशन का, और आज नेशन इन्वेस्टिगेशन में हम आपको लेकर चलेंगे पंजाब में राउंड टेबल पॉलिटिक्स चल रही है। कैप्टन अपने लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं। सिद्धू दिल्ली दरबार में परिवार के चक्कर काट रहे हैं। दोनों में एक तरह से शहमात का खेल चल रहा है, लेकिन अंदर खाने एक अजीब पावर गेम भी चल रहा है। वो क्या है, क्यों है, पंजाब की पॉलिटिक्स क्या है और कैसे पंजाब का असर राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र तक दिखने लगा है, उसे समझाने के लिए हमने पूरी रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, ताकि आप दिल्ली से पंजाब तक चल रही इस राजनीति को जड़ से समझ पाए। कौन सिद्धू को वहां देख के असुरक्षित महसूस करता था? भैया 2022 की तैयारी है और सब लोगों से सलाह मशवरा हो रहा है। सिद्धू जी अपने नेताओं से मिलने आए, प्रियंका जी से, राहुल जी से मिलने आए, और जब आप नेता से मिलते हैं तो कुछ अच्छे परिणाम मिलते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके साथ बैठे पार्टी के विधायक, सांसद और कई नेतागण। चंडीगढ़ से आई इस तस्वीर ने पंजाब कांग्रेस में चल रही कलह को और सतह पर ला दिया। कल सिद्धू ने प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर प्रियंका के साथ अपनी मुस्कुराती पिक्चर डाली थी। आज उस तस्वीर का जवाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ इस तरह लंच डिप्लोमेसी से दिया, यानी तू डाल तो मैं पात। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या आने वाले चुनाव में पंजाब की सियासी पिच पर कांग्रेस को बिना कैप्टन के खेलना पड़ेगा? सिद्धू या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह? कांग्रेस के लिए कौन बनेगा खतरे की घंटी? पंजाब कांग्रेस में कलह का ऊंट अब किस करवट बैठेगा? कैप्टन और सिद्धू में से कौन भारी पड़ेगा? क्या अब भी सीजफायर की कोई संभावना है, या फिर पंजाब में कांग्रेस टूट जाएगी? और सबसे बड़ी बात, क्या कांग्रेस का पंजाब में वही हाल होने वाला है जो एमपी में हुआ या फिर राजस्थान में हो रहा है? पंजाब की राजनीति को समझते हुए आज इन तमाम सवालों की एक एक करके हम पड़ताल करेंगे। पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर पंजाब कांग्रेस में सियासी तूफान जो है वो जारी है। जिस तरह से पिछले दिनों देखने को मिला था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू में कई सियासी वार जो है वो चले थे, और नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े किए थे। तो उसी को लेकर जो है अब हलचल तेज हो गई है, और कहीं ना कहीं जो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वो अपने खेमे को मजबूत करने के लिए इस लंच डिप्लोमेसी के बहाने जो है वो कहीं ना कहीं विधायकों और कांग्रेस के नेताओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार को सिद्धू ने दिल्ली में दिखाया कि उनकी गांधी परिवार से कितनी नजदीकी है। तो पंजाब में आज कैप्टन ने गोलमेज सम्मेलन करके दिखाने की कोशिश की कि पंजाब में टीम पर उनका किस हद तक कंट्रोल है। दरअसल इस इकलौती पिक्चर में कैप्टन की ताकत का सार है, इसलिए इसे गौर से देख और समझ लीजिए। कैप्टन अमरिंदर के बाईं तरफ ये हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष लाल सिंह, दूसरे नंबर पर है विधायक राजकुमार वेरका, उसके बाद बैठे हैं मंत्री ओपी सैनी, उनके बगल में मंत्री श्याम सुंदर अरोड़ा, और फिर बैठे हैं के शर्मा जो ट्रांसपोर्ट विभाग के चेयरमैन हैं। अब इधर देखिए, कैप्टन अमरिंदर के राइट साइड में मंत्री ब्रह्मा महिंद्रा मौजूद हैं, उनके बगल में मंत्री भारत भूषण आशु और फिर मंत्री इंद्र सिंह सिंघल बैठे हैं। कुल मिलाकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस लंच में कुल 30 लोग मौजूद थे, जिनमें पंजाब के 7 मंत्री शामिल थे, 2 सांसद परनीत कौर और मनीष तिवारी के साथ 2 विधायक मौजूद थे। इसे सिर्फ नेताओं की गिनती समझने की भूल आप कतई मत कीजिएगा, बल्कि कैप्टन के साथ पंजाब की कितनी आबादी बैठी है, इसे उस लिहाज से भी देखना होगा। जहाँ तक अमरिंदर सिंह जी का लंच देना है, वो भी एक स्वाभाविक वो है। उन्होंने विधायकों को बुला करके उनसे बातचीत की है, समस्याओं पर उन पर बातचीत की है, मगर ओवरे
दाल रोटी जो है। तो इसलिए आपने उसका नाम लंच डिप्लोमेसी रख दिया और हमने उसका नाम काम की बैठक रखा है। कहने को तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज पंजाब के शहरी इलाकों के सिर्फ हिंदू नेताओं को लंच पर बुलाया था, जिसमें हिंदू वोटर्स पर चर्चा की गई। लेकिन मौजूदा हालात में अगर लंच डिप्लोमेसी की टाइमिंग को देखें तो इसमें एक तरह का शक्ति प्रदर्शन नजर आएगा। सवाल यही है कि कैप्टन ने किसे इशारा दिया, सिद्धू को या फिर सीधे कांग्रेस आला कमान को? मुख्यमंत्री जी टाइम टू टाइम अपने एमएलओ से, कांग्रेस जनों से मिलते रहते हैं और ये कोई नया प्रोसेस नहीं है। सिद्धू और कैप्टन के बीच शह और मात के खेल में अब सिद्धू के खेमे की तरफ से भी ऐसी ही तस्वीर आ सकती है, क्योंकि दिल्ली में पहले प्रियंका और फिर राहुल गांधी से मिलने के बाद सिद्धू सियासी पिच पर लॉन्ग शॉट मारने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि पंजाब कांग्रेस में असली कैप्टन कौन होगा, इस जंग में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये जानने के लिए आपको पंजाब और वहाँ की राजनीति को समझना होगा। पंजाब राज्य का हिस्सा 3 भागों में बटा है। पहला माझा, दूसरा मालवा और तीसरा दोआब। माझा में अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर और तरन तारण जिले आते हैं। वहीं मालवा में जालंधर, पटियाला, मोहाली, भटिंडा, बरनाला वगैरह कई अहम जिले आते हैं। कैप्टन अमरिंदर क्योंकि पटियाला से आते हैं, इसीलिए उनका प्रभाव पटियाला में ज्यादा माना जाता है। वहीं सिद्धू अमृतसर से राजनीति करते आए हैं। अब पंजाब में जाति का गणित भी समझ लीजिए। यहाँ कुल 57.69% सिख हैं, 38.59% हिंदू आबादी है, 1.9% मुस्लिम आबादी और बचे 1.3% में ईसाई, जैन और बुद्ध आते हैं। पंजाब में तकरीबन 2 करोड़ वोटर्स हैं। 22 जिलों में से 18 जिलों में सिख बहुसंख्यक है। दलित वोटर्स सबसे ज्यादा 32% हैं। यही दलित वोटर पंजाब की राजनीतिक दशा और दिशा बदलने की पूरी ताकत रखते हैं। और पंजाब का ये वर्ग आमतौर पर कभी कांग्रेस और अकाली के बीच बंटता रहा है। पंजाब में कुल 117 विधानसभा की सीटें हैं। साल 2017 के चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 38.8% वोट के साथ 77 सीटें हासिल हुई थी। वहीं आम आदमी पार्टी 23.9% वोटों के साथ 20 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। अकाली दल को 25.4% वोट मिले थे और उसने 15 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ये वो वक्त था जब बीजेपी तेजी से हर जगह पांव पसार रही थी। लेकिन सिर्फ 2017 ही नहीं, साल 2019 में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में कांग्रेस के लिए ऐसी फील्डिंग सेट की थी कि पार्टी को वहां कामयाबी हासिल हुई और कैप्टन का रुतबा भी बढ़ा। मगर अब हालात कुछ बदलते नजर आ रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर अब शायद खुद को सिद्धू से सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए लंच डिप्लोमेसी के जरिए सियासी पेशबंदी नजर आने लगी है। ਅੱਜ सिर्फ डेवलपमेंट की गल हुई है, अर्बन एरिया ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ डिस्कशन हुई है। कैप्टन अगर सियासी खेमेबंदी कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ कारण हैं। अभी ताजा घटनाक्रम को ही देखें तो बीते दिनों कैप्टन 2 बार दिल्ली आए, लेकिन गांधी परिवार के किसी सदस्य से उनकी मुलाकात ना हो सकी। वहीं सिद्धू दिल्ली आए तो पहले उनकी प्रियंका से मुलाकात हुई और फिर राहुल गांधी से भी वो मिले। राजनीति के जानकारों की माने तो इस मुलाकात से सिद्धू का खत तो बढ़ा ही है। वो गांधी परिवार से हुई इस मुलाकात को जरूर भुनाएंगे, इसीलिए कैप्टन का असहज होना भी स्वाभाविक है। सवाल यही है कि गांधी परिवार से करीबी होने की ये प्रतिस्पर्धा पंजाब में कांग्रेस के लिए कितनी नुकसानदेह साबित होगी, क्योंकि सूत्रों की माने तो अब पंजाब कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हो सकता है। सिद्धू को बहुत जल्द बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सिद्धू की इन बैठकों के बाद ये भी खबरें आने लगी हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से कांग्रेस आला कमान नाराज है और नाराजगी की वजह निर्देशों का पालन नहीं होना बताया जा रहा है। कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त सिद्धू का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है। हालांकि सिद्धू के विरोधी ये कहते हैं कि वो मिसगाइडेड मिसाइल की तरह हैं और उनकी राजनीति विरोध पर ही टिकी है। जब बीजेपी में थे
तो अकालियों का विरोध किया और अब कांग्रेस में है तो कैप्टन का विरोध कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू एक मिसगाइडेड मसाइल है जिहदा कोई कंट्रोल नहीं है। किते मर्जी डायरेक्शन हो सकती है, किते मर्जी वज सकती है, अपने ते ही वज सकती है उहदे। आइए अब आपको ये भी बता दे कि कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू में आखिरकार दिनों दिन खटास कैसे बढ़ती गई। तो इसकी शुरुआत हुई साल 2018 में। अगस्त में सिद्धू कैप्टन की मर्जी के खिलाफ पाकिस्तान गए। इतना ही नहीं, सिद्धू ने वहां बाजवा को गले तक लगाया। कैप्टन के ऑब्जेक्शन के बावजूद सिद्धू दोबारा करतारपुर कॉरिडोर के लिए पाकिस्तान गए। 2019 में सिद्धू की पत्नी को अमृतसर से कांग्रेस का टिकट नहीं मिला। इसके बाद सरकार में सिद्धू के मंत्रालय भी बदल दिए गए। जुलाई 2019 में सिद्धू ने नाराज होकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और तब से लेकर अब तक वो अपनी ही सरकार को घेरते रहे हैं। सिद्धू और कैप्टन के बीच इस विवाद को सुलझाने के लिए कांग्रेस ने 3 लोगों की कमेटी भी बनाई, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। सिद्धू कई बार कह चुके हैं कि उनके कैप्टन सिर्फ राहुल गांधी है और इसी कैप्टन से मुलाकात के बाद एक बार फिर उनके हौसले बुलंद हैं। साल 2022 में पंजाब, यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव हैं। हर दल अपनी अपनी तैयारी में लगा है, लेकिन राजस्थान से लेकर पंजाब तक कांग्रेस में सिर्फ उटव्वल मचा है। बीजेपी अपने कुनबे को मजबूत कर रही है। इसी कड़ी में यूपी के प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने मेरठ में लक्ष्मीकांत वाजपेयी के घर जाकर उनसे मुलाकात की। इससे पता चलता है कि बीजेपी 2022 में फतेह हासिल करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। 2022 से चुनावी चक्रव्यूह में उतरने से पहले बीजेपी हर समीकरण पर काम कर रही है। किसान आंदोलन उसके खिलाफ गया है। उसे डर है कि सियासी माहौल बदल सकता है। लेकिन जिस किसान आंदोलन की नींव पंजाब ने रखी, जब उसी आंदोलन का फायदा उठाने का वक्त आया तो वहां कांग्रेस में घमासान मचा है। चंडीगढ़ से विशाल ठाकुर के साथ टीम न्यूज नेशन। हम आप सब लोग ट्रेन में सफर करते हैं। कल्पना कीजिए आधी रात को देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली ट्रेन राजधानी या फिर शताब्दी बियाबान में रुक जाए क्योंकि सिग्नल हैक कर लिया गया है और अचानक 4-5 लोग कंपार्टमेंट में घुस आए और फिर वो होने लगे जिसकी कल्पना भी आपने कभी नहीं की होगी। आप कहेंगे कि दरवाजा तो बंद होता है, पुलिस वाले होते हैं, फिर ये सब कैसे होगा? लेकिन ऐसा बार बार हो रहा है। क्यों और कैसे हो रहा है उसका पूरा खुलासा नेशन स्पेशल में आपको दिखाते हैं। चालीस सेकंड के इस वीडियो को देखकर रेलवे को मालूम पड़ा कि चलती ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा में आखिर कैसे सेंध लगा दी गई, कैसे चलती ट्रेन को हैक किया गया और फिर उसमें लूटपाट की गई। क्योंकि रात के वक्त ट्रेन के सभी दरवाजे अंदर से लॉक थे और अंदर गहरी नींद में सो रहे यात्री भी पूरी तरह से सुरक्षित थे। लेकिन ट्रेन के बंद कोच में अचानक एक लुटेरे की एंट्री हो जाती है और ट्रेन के अंदर दाखिल होते ही वो अपने दूसरे साथियों के लिए ट्रेन का गेट खोल देता है और फिर जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। देखिए सीसीटीवी फुटेज में वक्त तड़के 3:06 हो रहे हैं। तभी चाकू लेकर एक लड़का किसी हिडन रास्ते से ट्रेन के अंदर घुसा। अंदर आते ही उसने एसी कोच के अंदर का दरवाजा खोल दिया और फिर गेट खुलते ही उसके 2 और साथी धड़ाधड़ ट्रेन में घुस आए। ये तीनों एसी बोगी के अंदर घुसे और महज 30 सेकंड में लूटपाट करके ट्रेन से उतर गए। देखिए ये महिला अपने बर्थ पर गहरी नींद में थी। उसी दौरान लुटेरों ने उसका पर्स लूटा। बदहवास महिला अपने पर्स के पीछे दौड़ी,
लेकिन लुटेरे तब तक उसका पर्स लेकर ट्रेन से उतर गए। वारदात बीते 26 जून की है। लूट इंदौर के पास मक्सी रेल लाइन पर हुई। लुटेरों ने जयपुर हैदराबाद एक्सप्रेस और दूसरी ट्रेनों में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। कृपया ध्यान दीजिए। अब सवाल ये है कि जब एसी ट्रेन का दरवाजा अंदर से बंद था, तो फिर पहला लुटेरा ट्रेन के अंदर कैसे दाखिल हो गया? आखिर चलती ट्रेन को लुटेरों ने कैसे हैक कर लिया? कैसे चलती ट्रेन को अपनी सहूलियत के हिसाब से लुटेरों ने रोका और उसमें लूटपाट की? इन सवालों का जवाब बेहद हैरान करने वाला है, क्योंकि अब तक रेलवे की सुरक्षा में ऐसी सेंध पहले कभी नहीं लगी थी। फिर हमने अपने आसपास के जो राज्य है वहाँ से पता किया, तो वहाँ भी इसी तरह की घटनाएं, सिग्नल को लाल करके इस तरह की घटनाएं घटित हुई थी। तो हमने उससे कोरिलेट किया और कि जैसे कि घटना हुई थी आबू रोड पर, उसके बाद भरूच में, उसके बाद वापी में, फिर औरंगाबाद के नदुरबार में, फिर मक्सी में, और नेक्स्ट डे कोटा में हुई थी घटना। मतलब हमारी घटना के नेक्स्ट डे कोटा में हुई थी। तो ये हम लोग इस बिंदु पहुंचे कि यह कोई ना कोई गैंग ऑपरेट कर रही है। लूट का पूरा सीक्वेंस समझिए। लुटेरों ने पहले रेलवे के सिग्नल को हैक करके लाल किया, जिसके चलते ट्रेन वहीं रुकी जहां लुटेरे उसे रोकना चाहते थे। रात के वक्त लुटेरे ट्रेन के हिडन रास्ते से कोच के अंदर दाखिल हुए और फिर एसी कोच के अंदर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद वो कार में सवार होकर सड़क के रास्ते भाग निकले। अब वो हिडन या कहें कि सीक्रेट रास्ता कौन सा था जहां से लुटेरे एसी कोच में दाखिल हुए, वो देखिए एसी कोच के अंदर से दाखिल होने के लिए लुटेरे उस जगह का इस्तेमाल करते थे जहां दो कोच को कपलिंग के जरिए आपस में जोड़ा जाता था। यहीं पर एक कोच से दूसरे कोच में जाने का जो आयरन पैसेज बनता है, जिसे वेस्टिब्यूल प्लेट कहते हैं। वेस्टिब्यूल प्लेट के इन्हीं दो फोल्डर को लुटेरे लिफ्ट करते थे और फिर कोच के अंदर दाखिल हो जाते थे। इस काम का जिम्मा गैंग के सबसे दुबले पतले सदस्य के पास होता था, ताकि वो आराम से इस पैसेज के जरिए ट्रेन में दाखिल हो जाएं। इस सीक्रेट रास्ते से ट्रेन में दाखिल होने के बाद वो अपने साथियों के लिए गेट खोलता था और गेट खुलते ही बाकी लुटेरे ट्रेन में घुसकर लूटपाट को अंजाम देते थे। इस सीसीटीवी वीडियो को गौर से देखिए। ट्रेन का गेट अंदर से खोलने के बाद पहला लुटेरा बर्थ की ओर नहीं जाता, बल्कि ये वापस उसी रास्ते से बाहर निकल आता है जहां से ये ट्रेन के अंदर दाखिल हुआ था। बाहर निकलते ही ये आयरन पैसेज का फोल्डर वापस लगा देता था, ताकि किसी को उनके मॉडस ऑफ ऑपरेंडी का पता ना चल पाए। दो डब्बों के बीच में जो कैपलिंग है जोड़ती है, उसमें जगह रहता है। जब ट्रेन रुक जाती है तो उसमें से एक दुबला पतला व्यक्ति अंदर एंटर करके फिर गेट खोलता है और फिर वो वहाँ तक कुछ भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सामान वो लेके नहीं गए हैं। इंदौर जीआरपी की गिरफ्त में आए गैंग के इन 4 सदस्यों ने ये भी खुलासा किया कि ये जहां चाहते थे वहां ट्रेन को आसानी से रोक लेते थे। लूट के लिए ट्रेन रोके जाने का तरीका और भी चौंकाने वाला है। बताया जा रहा है कि लुटेरे किसी खास सिग्नल को रेड करने के लिए आसपास के ट्रैक में गड़बड़ी करते थे। ये लोग सिग्नल के पास पटरी के गैप में छेड़छाड़ करते थे, जिससे कि उस रूट का सिग्नल रेड हो जाता था। सिग्नल रेड होते ही ट्रेन रुक जाती थी और लुटेरे लूटपाट को अंजाम देने लगते थे। तो सिग्नल के लिए जो बटन्स है नीचे, उस पर कुछ ना कुछ रख करके टेक्निकली उसको थोड़ी देर के लिए उसको कुछ छेड़छाड़ करते थे, इससे सिग्नल लाल होता था। क्योंकि जिस तरह से स्टेशन मास्टर ने बताया है कि उस दिन सिग्नल हमने नहीं दिया था, गाड़ी को थ्रू जाना था, बट सिग्नल अपने आप ही लाल हो गया। तो ये भी जांच का है कि किस तरह ये जो किया है, इसको हम और अभी देखेंगे। जीआरपी के मुताबिक लुटेरे सिर्फ वैसे ही रेल रूट सिलेक्ट करते थे जो हाईवे से लगता था। हाईवे पर ये अपनी कार खड़ी करके ट्रेन लूटते थे और फिर वापस गाड़ी में सवार होकर राज्य की सीमा से बाहर निकल जाते थे। लेकिन इंदौर वाली वारदात के बाद लुटेरों की कार फास्टैग के चलते पकड़ में आ गई। देखिए, वारदात से ठीक 1 घंटे बाद HR 70A22A नंबर की ये सफेद स्विफ्ट कार पास के टोल नाके से निकलती दिखी थी। शक होने पर जब इस कार के फास्टैग की लोकेशन जांची गई तो लोकेशन का पता
उन्हीं शहरों का आया जहां बीते दिनों में ट्रेन लूट की वारदात हुई थी। इसके बाद अलग अलग राज्यों की पुलिस टीम और जीआरपी ने मिलकर अभियान चलाया और गैंग के 4 सदस्यों को धर दबोचा। फिलहाल गैंग के चारों सदस्यों को गुजरात पुलिस ने रिमांड पर लिया है। गुजरात पुलिस के बाद इंदौर पुलिस लुटेरों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। टीम न्यूज़ नेशन। और दमदार 10 में अब दिन की 50 वो अहम खबर जो आपको जरूर देखनी चाहिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं फटाफट 50 खबर। डॉक्टर्स डे पर पीएम मोदी का बयान, कहा आज के वक्त में भगवान है डॉक्टर, हिंसा रोकने के लिए बना रहे हैं कड़े कानून। दिल्ली सरकार ने लागू किया हाईकोर्ट का फैसला, मासिक आधार पर फीस लेंगे प्राइवेट स्कूल, कुल फीस में होगी 15% की कटौती। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला, दहशतगर्दों ने पुलिस पार्टी को बनाया निशाना, एक जवान घायल। यूपी में ओवैसी की पार्टी ने चला मुस्लिम मुख्यमंत्री का दाव, असीम वकार का बयान, सूबे में जीते तो बनाएंगे मुस्लिम सीएम। बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी ने की इस्तीफे की पेशकश, कहा सरकार में हावी है अफसरशाही, अधिकारी नहीं सुनते मंत्रियों की बात। पंजाब कांग्रेस में जल्द हो सकता है बड़ा फेरबदल, सूत्रों के मुताबिक कैप्टन से नाराज है आलाकमान, सिद्धू को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। अखिलेश यादव का बयान, 2022 में परिवर्तन के लिए वोट करेगी यूपी की जनता, बीजेपी के खिलाफ विपक्ष से एकजुट होने की अपील। दिल्ली में अमित शाह से शुभेंदु अधिकारी की मुलाकात, बंगाल विधानसभा सत्र पर समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में सीएम पेश होंगे हरीश रावत, बीजेपी को देगी चुनौती, ब्राह्मण चेहरा बन सकता है प्रदेश का अध्यक्ष। बेरोजगारी के मुद्दे पर मायावती ने केंद्र पर साधा निशाना, ट्विटर को लिखा शिक्षित युवा पकौड़े बेचने को मजबूर। दरभंगा ब्लास्ट केस में एनआईए का एक्शन, हैदराबाद में आतंकी इमरान और नासिर मलिक के ठिकानों पर छापा मारा गया। इमरान और नासिर की कल पटना एनआईए कोर्ट में पेशी, ट्रांजिट रिमांड पर देने की मांग करेगी एनआईए। बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 17 जून को हुआ था धमाका, लश्कर के इशारे पर चलती ट्रेन में ब्लास्ट की साजिश की थी। अवैध धर्मांतरण केस के आरोपियों पर कसा शिकंजा, 5 दिन की एटीएस रिमांड में भेजे गए 3 आरोपी, मोबाइल डेटा, बैंक खातों के बारे में होगी पूछताछ। एलओसी पर पाकिस्तान की बड़ी साजिश, मुंज के मेडर में पाकिस्तान की तरफ आग लग गई। आग की वजह से सेना की बिछाई बारूदी सुरंगों में विस्फोट हुआ, आग की आड़ में पाकिस्तान की घुसपैठ की साजिश। जम्मू ड्रोन हमले पर आर्मी चीफ नरवणे का बयान, कहा ड्रोन खतरे से निपटने में पूरी तरह सक्षम है सेना। छिंदवाड़ा में वैक्सीनेशन सेंटर पर मची भगदड़, वैक्सीन के लिए लोगों ने तोड़ा शटर। एमपी के बड़वानी में वैक्सीनेशन के लिए जुटी भीड़ बढ़ने पर वैक्सीनेशन सेंटर पर लगा ताला। गाजियाबाद में वैक्सीनेशन सेंटर में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, पुलिस कर्मियों को भी पब्लिक ने दौड़ाया। मेगा वैक्सीनेशन के पहले दिन ही टीके की किल्लत, नोएडा में बिसरख पीएचसी से बिना वैक्सीनेशन वापस लौट रहे थे लोग। भारत की चेतावनी के आगे झुका यूरोपीय संघ, स्विट्जरलैंड समेत 8 देशों ने दी कोविशील्ड को मान्यता, भारतीयों की विदेश यात्रा आसान हुई। यूपी के मेरठ में सब्जी मार्केट में उमड़ी भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग रही गायब, बिना मास्क के भी नजर आए लोग। ग्वालियर में मंच से गिरे मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की में बैलेंस बिगड़ा। इटावा में बीजेपी और एसपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट, एक दूसरे पर की लात घूसों की बरसात। शिमला में टूरिस्ट के साथ बदसलूकी, टूरिस्ट को थप्पड़ मारते हुए पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल। आगरा में विवाह समारोह में हर्ष फायरिंग, गोली लगने से युवक की मौत, शादी की खुशियों में पसरा मातम। जालौन में नशे में धुत तो होमगार्ड जवान का हंगामा, पैसे मांगने पर रेहड़ी वाले को जमकर पीटा। यूपी के सिद्धार्थनगर में एक परिवार के साथ मारपीट, प्रधान पद उम्मीदवार और समर्थकों पर लगा आरोप, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। होशियारपुर में बिजली न मिलने से किसानों का हंगामा, हाईवे में कई जगह पर लगाया जाम, 8 घंटे बिजली देने की मांग की। मेरठ टोल प्लाजा पर किसान यूनियन का प्रदर्शन, गाजियाबाद में किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग। फरीदाबाद में कोरी गांव में अतिक्रमण हटाने की कवायद तेज, फॉर्म भरवाकर लोगों से जानकारी ले रही है पुलिस। प्रशासन ने कोरी गांव का बिजली पानी किया बंद, बिजली पानी बंद होने से लोगों में गुस्सा। गुरुग्राम में बेखौफ बदमाश, मानेसर में शराब कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। हमले में बाल बाल बची शराब ठेकेदार की जान, फायरिंग के बाद भाग खड़ा हुआ बदमाश। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर संविदा कंप्यूटर शिक्षकों का धरना, राजस्थान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन।
लुधियाना पुलिस ने किया फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, विदेशों में कॉल कर ठगी करते थे आरोपी। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, बंगाल सरकार और चुनाव आयोग को भेजा नोटिस। गुलशन कुमार हत्याकांड में बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी दाऊद मर्चेंट की याचिका खारिज की। मुरादाबाद जीआरपी ने 32 किशोरों को ट्रेन से उतारा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगल से पूछताछ जारी। द्वारका और किडनैपिंग मामले में लड़की के चचेरे भाई समेत 2 आरोपी गिरफ्तार, हत्या के मामले में शामिल सगे भाई समेत 2 आरोपियों की तलाश जारी। दमतरी में बीजेपी विधायक की कार को हाईवे पर टक्कर लगने से बड़ा हादसा हो गया, हादसे में बाल बाल बचे अजय चंद्रा। कोलकाता में हादसे का शिकार हुई बस के कूड़े पर खच्चे, हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत, 12 यात्री घायल। बिजनौर में चुनावी रंजिश में महिला प्रधान की हत्या, खाने में दिया गया जहर, 5 के खिलाफ केस दर्ज, 1 आरोपी हिरासत में। बस्ती में 50,000 के नामी बाबा सजदानंद गिरफ्तार, लखनऊ एसटीएफ और पुलिस ने की कार्रवाई, बाबा के खिलाफ दर्ज है रेप के मामले। बिगरू कांड के 2 और आरोपी पर एनएसए, अब तक कुल 3 लोगों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई, सभी पर पुलिस पर फायरिंग का आरोप। कोलंबो बंदरगाह के पास डूबे मालवाहक जहाज का मलबा मिला, भारत ने श्रीलंका की मदद के लिए भेजा था आईएनएस सर्वेक्षण। आम आदमी की जेब पर पड़ी एक और मार, रसोई गैस की कीमत में भारी इजाफा, घरेलू 25 और कमर्शियल गैस सिलेंडर 76 रुपए महंगा। दिल्ली में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 90 साल बाद आज सबसे ज्यादा तापमान, अगले 2 दिन तक जारी रहेगा लू का कहर। राजस्थान भी भीषण गर्मी से बेहाल, जयपुर में मानसून के वक्त लोगों के पसीने छूट रहे हैं, लोग परेशान। और अब वक्त हो गया है वो दमदार 10 खबरें आपको दिखाने का जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रही। अगले साल यूपी में होने वाले चुनाव में ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने मुस्लिम मुख्यमंत्री का दाव चलकर बड़ी बहस छेड़ दी है। ओवैसी ने ऐलान किया है कि अगर यूपी में उनकी सरकार बनती है तो प्रदेश में मुस्लिम मुख्यमंत्री होगा और अगर उनके समर्थन से सरकार बनी तो डिप्टी सीएम मुस्लिम होगा। पार्टी ने इसके लिए 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी का तर्क दिया है। पार्टी ने ओवैसी ने भारतीय सुहेलदेव पार्टी से हाथ मिलाया है, जिसके प्रमुख राजभर पहले ही 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 20 डिप्टी सीएम बनाने की बात कह चुके हैं। जंजीर के एक सिरे से पत्नी का एक हाथ और एक पांव बंधा है और जंजीर का दूसरा सिरा पकड़कर पति उसे अपने साथ लेकर चल रहा है। तस्वीरें राजस्थान के प्रतापगढ़ की हैं। जिस लोहे की जंजीर से ये महिला बंधी है उसका वजन करीब 30 किलो है। 30 किलो की जंजीर से इसे इसके पति ने करीब 3 महीने से बांध रखा है। वजह जानेंगे तो गुस्सा भी आएगा और पति की सोच पर हैरानी भी होगी। पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक हुआ और फिर उसने अपनी पत्नी को लोहे की जंजीर से जकड़ दिया। बताया जा रहा है कि महिला अपनी बूढ़ी मां की देखभाल के लिए मायके गई थी, वहीं पर पति ने उसके साथ मारपीट की और फिर अपने घर लाकर पत्नी को जंजीरों से बांध दिया। करीब 3 महीने से बंधी जंजीर के चलते महिला के बाएं पैर में सूजन आ गई है, हाथ में भी अक्सर दर्द रहता है। मामले की जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने महिला को उसके पति के चंगुल से छुड़ाया। पुलिस ने महिला को प्रताड़ित करने के आरोप में उसके पति को हिरासत में ले लिया है। प्रोफेसर ने कानों में हेडफोन लगाया और अपनी कार की छत को बंद कर दिया और कुछ सेकंड के भीतर कार रनवे से टेक ऑफ कर गई। तस्वीरें यूरोप के स्लोवाकिया के एयरपोर्ट की है, जहां इस एयर कार ने एक एयरपोर्ट से उड़ान भरी और दूसरे एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। ये कार आपको देती है सफर का फुल पैकेज, मतलब घर के पार्किंग एरिया से लेकर उड़ान भरने तक की सुविधा। सड़क पर फर्राटेदार दौड़ लगाती ये कार चंद मिनटों बाद हवा में उड़ने लगी। इस एयरक्राफ्ट को उड़ाने में कोई बहुत ज्यादा खर्च की जरूरत नहीं है, क्योंकि एयर कार में BMW इंजन लगा हुआ है और ये साधारण पेट्रोल से चलती है। इस कार को बनाने वाले प्रोफेसर स्टीफन के मुताबिक एयर कार में 2 लोग सफर कर पाएंगे। एयर कार का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इससे सड़क पर ट्रैफिक के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। हालांकि एयर कार को टेक ऑफ और लैंड करने के लिए लंबे रनवे की जरूरत पड़ेगी। 17 जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन ब्लास्ट मामले में एनआईए ने हैदराबाद से लश्कर के 2 संदिग्ध आतंकियों इमरान मलिक और मोहम्मद नासिर को गिरफ्तार किया है। ये दोनों भाई हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक दोनों आतंकियों को पाकिस्तान से ऑर्डर मिला था। एनआईए अब आरोपियों को लेकर पटना रवाना हो गई है, जहां उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन उससे पहले की पूछताछ में आरोपियों से कई अहम खुलासे हुए हैं। सामने आया है कि दहशत फैलाने के लिए लश्कर ने एक नया दरभंगा मॉड्यूल बनाया था। आईईडी और टाइमर की जगह सेंसर और केमिकल से हमले के लिए उसने आतंकियों को ट्रेनिंग दी थी। आतंकियों का मकसद चलती ट्रेन में बम ब्लास्ट करना था। नासिर खान ने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर आईईडी बम बनाया था। इसके बाद बम को कपड़े के एक पार्सल में पैक किया गया। नासिर कई बार पाकिस्तान जा चुका है। के लिए हो तुम पुलिस में क्या सर 24 घंटे में गिरफ्तार करो, मैं तुमको सस्पेंड करूंगा, नौकरी से बर्खास्त करूंगा। ये मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल हैं, जो ऑन द स्पॉट फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं। गुरुवार को ही इन्होंने ऑन द स्पॉट फैसला लिया। हत्या की कोशिश करने वाले आरोपियों के खिलाफ एक्शन का आदेश दिया। एक्शन नहीं लेने पर सीधे बर्खास्त करने की चेतावनी दे डाली। और तुम्हारे खिलाफ भी FIR क्यों न कराई जाए?
कि तुम अनुसूचित जाति के होने के बाद में इनमें विभाग के हो और तुम इनकी हेल्प नहीं कर रहे। नहीं, हो नहीं जाएगा। 24 घंटे में मुझे गिरफ्तार चाहिए और उनको सजा कराओ उनको, और इनको संरक्षण दो और इसको आर्थिक सहायता कराओ। दरअसल मंत्री कमल पटेल के पास एक फरियादी अपनी शिकायत लेकर पहुंचा था। लेन देन के एक मामले में आरोपियों ने उसे ट्रेन के आगे धक्का दे दिया था, जिसमें उसका पैर कट गया। मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जगह मिला हुआ है, गाड़ी मिला हुआ है, इतना स्टाफ मिला हुआ है, इससे ज्यादा हमको क्या चाहिए, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं है। ये बिहार के मंत्री हैं मदन साहनी। मंत्री जी को गाड़ी, बंगला और स्टाफ सब मिला, लेकिन इतने से ये संतुष्ट नहीं हुए और इस्तीफे का ऐलान कर दिया। मदन साहनी नीतीश कैबिनेट में समाज कल्याण मंत्री हैं। मंत्री जी का दर्द ये है कि इनके अपने विभाग के अफसर क्या चपरासी तक इनकी बात नहीं सुनते। इसी बात से तंग आकर मंत्री मदन साहनी इस्तीफा देने को मजबूर हो गए। इसलिए कि हम जब लोग का सेवा नहीं कर पाएंगे, हमारे बात अफसर नहीं सुनेंगे, तो लोगों का काम नहीं होगा, और जब लोग का काम नहीं होगा तो हमको इतना बड़ा जगह नहीं चाहिए। मदन साहनी जेडीयू कोटे से मंत्री हैं। मंत्री पद से इस्तीफे के बावजूद उन्होंने पार्टी में बने रहने का फैसला किया है। देश में मानसून के बादल बरसने के बावजूद उत्तर भारत में शहरों का टेम्परेचर मीटर बढ़ता जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली और उसके नजदीकी इलाकों में तो मानो आसमान से आग बरस रही है। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 9 साल बाद ऐसा हुआ है कि जुलाई के पहले हफ्ते में दिल्ली में 40 डिग्री से ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इससे पहले साल 2012 में जुलाई के पहले हफ्ते का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक गया था। मौसम विभाग के मुताबिक बरसते बादलों के लिए एक हफ्ते का और इंतजार करना होगा। 7 से 8 जुलाई के बीच बारिश की संभावना है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि 2 दिन बाद लू से निजात मिल जाएगी, लेकिन गर्मी अभी कम नहीं होगी। पंजाब में बिजली संकट गहराता जा रहा है। तलवंडी साबू पावर प्लांट फेल होने की वजह से पीढ़ी सीजन में बिजली की ज्यादा खपत होने के कारण समस्या बढ़ गई है। बिजली का संकट इतना विकराल हो गया है कि सरकार को सरकारी और निजी दफ्तरों से 3 दिन के लिए एसी न चलाने की अपील करनी पड़ी है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। होशियारपुर और फिरोजपुर लुधियाना रोड पर किसानों और आम नागरिकों ने सड़क जाम कर दिया। किसानों का कहना है कि पंजाब सरकार की तरफ से बुआई के लिए 8 घंटे बिजली देने का वादा किया गया था, जो कि पूरा नहीं किया जा रहा है। अगर सरकार 8 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं कराएगी तो किसान NH जाम करेंगे। और दमदार 10 में अब आज की अच्छी खबर। विदेश की यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे भारतीय नागरिकों के लिए खुशखबरी है। अब वो भारतीय यूरोपीय देशों की यात्रा पर जा सकेंगे जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन ली है। यूरोपीय संघ की ओर से भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड लगवाने वालों को ग्रीन पास न देने पर मचा बवाल अब थम चुका है। यूरोपीय संघ के 7 देशों ने दी कोविशील्ड को मंजूरी। स्विट्जरलैंड को भी कोविशील्ड मंजूर। इससे पहले यूरोपीय संघ की तरफ से कोविशील्ड को मंजूरी देने से इनकार किया जा रहा था। यूरोपीय संघ के रुख से नाराज भारत ने यूरोप से आने वाले यात्रियों के लिए 14 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य करने की चेतावनी दे दी थी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस इशू को यूरोपियन यूनियन के लीडर्स के साथ उठाया है और भारत जाहिर है कि इससे नाखुश है और इसी वजह से अब भारत ने भी ये कहा है कि ऐसे यूरोपियन यूनियन के राष्ट्र जो कि भारतीय कोरोना वैक्सीन को मान्यता नहीं देंगे, उन यूरोपियन यूनियन राष्ट्र के जो नागरिक हैं उनको भारत में प्रवेश करने के बाद मैंडेटरी क्वारंटीन में जाना होगा। यूरोपीय संघ की डिजिटल कोविड प्रमाण पत्र योजना या ग्रीन पास योजना प्रभावी हो रही है। इसके तहत उन लोगों को EU के अंदर यात्रा पाबंदियों से छूट होगी जिन्होंने यूरोपीय मेडिकल एजेंसी यानी EMA की तरफ से मंजूर टीके लगवाए हैं। अब यूरोपियन यूनियन ने कोविशील्ड को मंजूरी दे दी है, लिहाजा कोविशील्ड लगवाने वाले भारतीय अब यूरोपीय देशों की यात्रा बेरोक टोक कर सकेंगे। कहते हैं जैसे को तैसा। यूरोपियन यूनियन के वैक्सीन पासपोर्ट पर भारत ने भी कुछ ऐसा ही किया और भारत की अपील का असर अब यूरोपियन यूनियन के देशों पर पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के देशों के लिए भारत एक बड़ा बाजार भी है और इसका नुकसान यूरोपियन यूनियन के देश कतई नहीं उठाना चाहेंगे। ब्रिज विकास राय के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। जम्मू में ड्रोन हमले की जांच तेज कर दी गई है। जम्मू में पुलिस घर घर वेरिफिकेशन अभियान चला रही है। पुलिस को उन लोगों की तलाश है जो ड्रोन हमले की साजिश में शामिल हो सकते हैं। मैं आपको लिंक भेजूंगा, आपको व्हाट्सएप यही है ना। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले में NIA के साथ दूसरी एजेंसियां जांच में जुटी हैं। इस मामले में जम्मू पुलिस भी अपनी भागीदारी निभा रही है। जम्मू पुलिस इलाके में छापेमारी के साथ एयरफोर्स स्टेशन के आसपास वेरिफिकेशन अभियान चला रही है।
लाओ तालिया। ये कहाँ गए हैं भाई घर वाले? काम पे। तो फोन नंबर है इनका? फोन नंबर नहीं। कितने बजे? ये शाम को आएंगे। किराएदार है? किराएदार है? लोकल है। जब आएंगे इनको बोलना नहीं, शाम को फिर हम आएंगे, ठीक है? जी जी। दरअसल अभी भी एजेंसियों को शक है कि एयरफोर्स स्टेशन में जो ड्रोन हमला हुआ था उसे कहीं जम्मू से ही तो ऑपरेट नहीं किया गया। जम्मू में इस साजिश के हैंडलर कौन है, इसकी जांच की जा रही है। जांच का दायरा बढ़ा दिया है और लगातार आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लगातार पिछले 4 दिनों से अलग अलग जगह पर छापेमारी जो है वो यहां पर कर रही है। इसके साथ ही साथ लगातार अब जो अलग अलग जगह यहां पर हैं जो एयरफोर्स स्टेशन के साथ हैं उन पे यहां पर वेरिफिकेशन लगातार यहां पर हो रही है। आप देख सकते हैं कि हर घर पर यहां पर पुलिस जो है वो यहां पर जा रही है और देख रही है कि कोई यहां पर ऐसा संदिग्ध व्यक्ति जो है वो यहां पर नहीं आया है। लगातार यहां पर आप देख सकते हैं इस घर में भी यहां पर कई लोग रहते हैं, लेबर के लोग हैं, इसलिए यहां पर पुलिस जो है वो लगातार यहां पर हर इंसान की चेकिंग जो है वो यहां पर कर रही है। यहां पर ज्यादातर जो है वो लेबर के लोग रहते हैं, इसलिए इन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। इन लोगों से भी ये पूछा जा रहा है कि कोई बाहर से यहां पर शख्स जो है वो यहां पर नहीं आया तो नहीं है। अगर हम बात करें तो जब से यहां पर एयरफोर्स स्टेशन पे अटैक हुआ है तब से ही लगातार पुलिस अलग अलग लोकेशन पर छापेमारी कर रही है। अलग अलग तरह की पुलिस इंफॉर्मेशन पुलिस के पास आ रही है। लगातार पिछले 4 दिनों से ड्रोन्स जो हैं वो अलग अलग इलाकों में देखे जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस को शक है कि कहीं किसी इलाके से ड्रोन यहां पर तो नहीं चलाए जा रहे। उसी को देखते हुए पुलिस आप देख सकते हैं किस तरह से चेकिंग भी कर रही है और लगातार यहां पर जो लोग हैं उनसे यहां पर बातचीत जो है वो यहां पर की जा रही है। हमारे साथ यहां पर कुछ लोकल्स हैं, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए, मैं देख रहा हूं पुलिस बड़े आ रही है यहां पर, क्या आप लोगों से पूछताछ हो रही है? हाँ सर, पूछ रहे हैं कैसे वो चल रहा है, क्या हो रहा है बस। तो क्या बता रहे थे आप लोगों को? यहाँ कोई दिखा तो नहीं अभी? जब नहीं सर, हमें कोई नहीं अभी तक दिखा अभी किसी। बस कोई बाहर से तो नहीं कोई लोग आए? सर बाहर से कोई नहीं आए सर, इधर सारे लेबर बंदे रहते हैं सर। जांच के तहत अलग अलग जगहों पर लगातार पुलिस जानकारी इकट्ठा कर रही है। पिछले 20 दिन में कौन कौन लोग एयरफोर्स स्टेशन के नजदीक में रहने आए उनकी जानकारी जुटाने में पुलिस लगी है। पुलिस किस तरीके से वेरिफिकेशन कर रही है, लगातार इसी तरीके से पुलिस की कई टीमें हैं जो जम्मू के इलाके में इस समय लगातार घूम रही हैं। जम्मू के कई इलाकों में इस समय जो एसओजी की टीम है वो छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही साथ जो पुलिस है वो अब यहां पर किसी तरह का कोई चांस नहीं ले रही और लगातार इस समय जितने भी अलग अलग इलाके एयरफोर्स स्टेशन के पास यहां पर पड़ते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है इसलिए कई टीम्स जो हैं वो बनाई गई हैं और अब ये जो टीम्स हैं उन टीम्स को बोला गया है कि वो हर एक शख्स की यहाँ पर जानकारी जो है वो ले और उसी को देखते हुए लगातार यहाँ पर जो टीम्स हैं वो यहाँ पर आ रही हैं और जानकारी जो है वो यहाँ पर लोगों से जुटाई जा रही है। एयरफोर्स स्टेशन के आसपास का इलाका बहुत बड़ा है। हर गली मोहल्ले में पुलिस की टीम जा रही है और जांच कर रही है। अमर कॉलोनी है ना? हाँ जी, अमर कॉलोनी। एक थोड़ा बेटा ही है? 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं? 2 बेटे। 2 कुआरे हैं? हाँ जी, 2 बेटे हैं। मैडम जी फोन नंबर बोलियो। अपना नंबर है? हाँ, बेटे का लिखाओ। नहीं तो मेरा लिख दो। ड्रोन हमला आतंकी साजिश का नया हथियार है। साजिश करने वालों ने कैसे हमले को अंजाम दिया, क्या इलाके की रेकी की गई, क्या कुछ साजिशकर्ताओं ने इलाके में वक्त बिताया, पुलिस इसी सब का पता लगाने में जुटी है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के नज़दीक के एरिया गोविंदपुरा में है और ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं ये एयरफोर्स से सटा हुआ एरिया है। ऐसे में लगातार जब से एयरफोर्स स्टेशन पर यहाँ पर अटैक हुआ है उसके बाद से ही लगातार अब यहाँ पर वेरिफिकेशन का काम जो है वो पुलिस ने शुरू किया है। ख़ास तौर पर ये जो इलाका है यहाँ पर कितने लोग रहते हैं और कितने ऐसे घर हैं जहाँ पर यहाँ जो किराएदार रहते हैं उसकी जानकारी जो है वो इकट्ठा की जा रही है और आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीम किस तरीके से घर घर यहाँ पर जा रही है और घर घर जाकर यहाँ पर वेरिफिकेशन का काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इलाके में लोगों से बात की जा रही है, परिवार के आसपास रहने वाले किराएदारों की जानकारी ली जा रही है। लोग पुलिस अभियान में सहयोग भी कर रहे हैं और कोई भी मतलब बाहर का कोई आदमी हो, कोई पराया हो, हमें इसकी मतलब सूचना हमें फौरन से आप लोगों को देनी चाहिए या पास के किसी पुलिस स्टेशन को देके, और हम सबका फर्ज बनता है। ड्रोन हमले के बाद जम्मू में सुरक्षा के इंतजाम हाईटेक किए जा रहे हैं। हमले के खतरे को खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाए गए। कुछ और कदम जो वहाँ पे उठाए हैं उन्होंने वो ये हैं कि एंटी ड्रोन सिस्टम एक
आ गया है, यह सुनने में आया है। और उसके अलावा कुछ ऐसे जो एक स्पेशल टुकड़ी बना दी गई है जिसका काम यही होगा कि वो पेट्रोलिंग के दौरान ये ध्यान रखेगी कि कहीं ड्रोन का कहीं एंट्री तो नहीं हो रही, और अगर ड्रोन की एंट्री हो रही होगी तो उसको मार गिराएगी। ये जो चीज़ें हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी थी और जो मेरे को लगता है कि पहले से नहीं कर रहे थे यहाँ पे। अब एक एंटी ड्रोन सिस्टम जब तक पूरा तरीके से ना लगाया जाए तब तक इस टेक्निकल एरिया की, और ये क्योंकि सिर्फ 12 किलोमीटर है बॉर्डर से, तो ये जो है इसकी सुरक्षा करनी बहुत मुश्किल रहेगी। आतंकियों की इस नई साजिश से निपटने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम जरूरी हो गया है। एक्सपर्ट इस दिशा में कदम उठाने के लिए लंबी रणनीति बनाने पर जोर दे रहे हैं। शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। और दमदार 10 में अब आपको वो खबर दिखाते हैं जिससे उत्तर भारत के लोग जूझ रहे हैं। उत्तर भारत को अभी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है, लोग गर्मी से परेशान हैं। दिल्ली में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं सारे। 90 साल बाद दिल्ली में आज सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। अगले 2 दिन तक लू का कहर जारी रहेगा। 7 और 8 जुलाई तक मॉनसून आने की संभावना जाहिर की जा रही है मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से, लेकिन अभी आने वाले कुछ दिन और आपको गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। लू से आप परेशान रह सकते हैं। तो दमदार 10 में आज के लिए इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।